दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सुनो गवर्नमेंट में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता चौहान, पत्नी श्री प्रेमपाल सिंह चौहान, डिप्टी मैनेजर, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नंगल। एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995 पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरा निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वीडियो देखने के बाद आपके जितने भी प्रश्न होंगे आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। आने वाले वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को शामिल करने का प्रयास करेंगे। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारे लिए आपका प्यार है। आप इसे बनाए रखिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जिससे उन्हें भी लाभ मिल सके। आइए इस वीडियो में हम EPS 1995 की पेंशन से संबंधित प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। आइए मैं मिलवाती हूं आपको मेरे हस्बैंड श्री प्रेमपाल सिंह चौहान से। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, मैं पेंशन से जुड़ा रहा हूं। यदि आपने मेरे पुराने वीडियो देखे हैं, अभी मैंने 7-8 वीडियो पुराने डाले हुए हैं। यदि आप उन 7-8 वीडियो को देखेंगे, खासकर पहले 2-3 वीडियो देखेंगे, तो आप समझ गए होंगे कि मैं कौन हूं और मैं क्या करता हूं। मैं ऑलरेडी इस पेंशन से जुड़ा रहा हूं 95 से ही। मैं चूंकि यूनियन में रहा हूं, यूनियन में भी जनरल सेक्रेटरी और पद पे रहा हूं, और ऑफिसर एसोसिएशन में भी मैं प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी जनरल और चेयरमैन रहा हूं। तो मुझे मालूम है कि मैं 95 से जुड़ा रहा हूं। तो आज की हमारी जितनी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को मैं अच्छी तरह समझता हूं। आज हमारे देश में लाखों लोग ऐसे हैं जो इस बात से परेशान हैं कि हमें कितनी पेंशन मिलेगी, कितना पैसा हमें जमा करना पड़ेगा। मेन है पैसा जमा कितना करना पड़ेगा, वो पैसा मेन है। उसके बाद पेंशन का जो डिसीजन है वो तो है ही कि पेंशन हमें कितनी मिलेगी, उस पर कितना ब्याज मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इसी सोच को आगे रख के मैं ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि मैं जुड़ा रहा हूं और मुझे इस बात की जानकारी है कि पेंशन कैसे कैलकुलेट होती है। इसलिए मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं ये वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, आज का जो हमारा एग्जाम्पल है वो ये है कि यदि कोई व्यक्ति 87 में ज्वाइन किया है। देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूं कि 87 में यदि कोई व्यक्ति ज्वाइन किया है तो इसे ज्वाइन करने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मेन डेट है वो जब आप 58 पूरा कर रहे हैं। यानी इस एग्जाम्पल में हमने 30 जून 2023 ली है। पॉसिबल है कि इससे पहले तो कोई ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि ये जो एग्जाम्पल है ये खुद का मेरा अपना है और मैंने 20.5 साल की उम्र में ज्वाइन कर लिया था। तो ये पॉसिबल नहीं है कि कोई व्यक्ति इतनी बड़ी हैवी इंडस्ट्री को उसका रिटन एग्जाम भी पास कर ले और उसका इंटरव्यू पास कर ले और ज्वाइन भी कर ले। यानी इसीलिए मेरा कहना यह है कि इसमें किसी व्यक्ति की ज्वाइनिंग 88 हो सकती है, 89 हो सकती है, 90 हो सकती है, यहां तक 91, 92 भी हो सकती है, 93 भी हो सकती है, और रिटायरमेंट डेट यही हो। तो इस रिटायर और ज्वाइनिंग से जो फर्क पड़ने वाला है वो चूंकि 95 से हमारी दूसरी पेंशन स्कीम लागू हो गई थी, इसलिए केवल एफपीएस पे पड़ने वाला है। एफपीएस में क्या हो सकता है? एफपीएस पॉसिबल है कि 705 की जगह 500 हो जाए, 600 हो जाए, 700 हो जाए, बस 550 हो जाए, 600 हो जाए। मतलब केवल 200-250 रुपए का फर्क पड़ने वाला है ज्वाइनिंग से। लेकिन रिटायरमेंट डेट महत्वपूर्ण है और दूसरी महत्वपूर्ण है एवरेज सैलरी। किसी भी एग्जाम्पल के लिए, किसी भी व्यक्ति की पेंशन कैलकुलेट करने के लिए, अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए ये दो ही चीजें महत्वपूर्ण है। तीसरी चीज है कि आपको अमाउंट कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा आपके रिटायरमेंट के टाइम पर। रिटायरमेंट के टाइम का मतलब बहुत क्लियर है, मैं बार बार कह चुका हूं कि 58 ईयर्स कंप्लीट होने तक। ये जो डेट ऑफ 58 ईयर्स कंप्लीट है, ये ईपीएफओ की नजर में आप रिटायर हो जाते हैं उस दिन, क्योंकि हमारी 58 साल में पेंशन लग जाती है। आज का जो एग्जाम्पल है उसमें हमारे लिए ये 3 डेट महत्वपूर्ण है।
आइए अब हम देखते हैं कि हमारी ये एवरेज सैलरी जो है ये कहाँ से आई है। हमने और हमारा टोटल अमाउंट जो डिपॉजिट करना है वो कहाँ से आया है। देखिए, इसको सीखने के लिए हमें सबसे पहले ये सीखना पड़ेगा कि हमें नवंबर 95 जब ईपीएस लागू हुआ है तब से ही हमारी कितनी बेसिक थी, कितना हमारा कितना अमाउंट हमने ईपीएफ में जमा किया है और उस पर कितना इंटरेस्ट बनता है चला आ रहा है। तो हम 95 से लेकर नवंबर 95 से ही स्टार्ट करके देखेंगे। जैसे नवंबर 95 में जो मैंने एग्जाम्पल लिया है उसमें ये बेसिक पे है, ये कॉलम जो है बेसिक पे का है। उस समय एफडीए मिलता था, ये एफडीए का कॉलम है। ये डीए उस समय 38.22% था और वीडीए जो है 1390 हुआ। तो इस तरह टोटल वेज नवंबर 95 का इस व्यक्ति का जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो 5026 है। उस समय पैसों में भी मिला करता था 0.38। तो यदि हम देखें कि एक्चुअल सैलरी पे यदि हमारे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन लागू होता है तो एक्चुअल सैलरी पे हमें 8.33% जमा करना था। एक्चुअल सैलरी पे हमें यहाँ 8.33% इसका आता है 5026 का 210 रुपए। और चूंकि ईपीएफओ ने 5000 एक स्टैंडर्ड बेसिक फिक्स किया था, स्टैंडर्ड वेज फिक्स किया था, तो उसके हिसाब से 208 रुपए आता है 8.33%। अब 8.33% 208 रुपए आता है तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस हमें जमा करना है। इन दोनों का डिफरेंस, ये डिफरेंस हमें जमा करना है। ये हमने इस कॉलम में निकाला h माइनस जे, h यानी ये कॉलम, j यानी ये वाला कॉलम, इस माइनस जे। तो ये हमने अमाउंट निकाला है कि ये अमाउंट हमें जमा करना पड़ेगा। ये हुआ हर महीने का डिफरेंस। इसी तरह हम हर महीने का निकालेंगे। हम 2-3 महीने का लगातार देख लेते हैं जिससे हमें एक प्रोसीजर समझ में आ जाए। दिसंबर का देखेंगे तो दिसंबर को इन सब कैलकुलेट करके हमारी जो बेस था वो 5550 रुपए था। इसका 8.33% 462 रुपए होता है और 5000 का 8.33% 417 रुपए हमने जमा किया था। तो इस तरह हमने 45 रुपए कम जमा किए थे। इसी तरह हम यदि हम आगे के महीनों में देखेंगे, हम आगे चलिए अप्रैल 96 का देख लेते हैं। तो अप्रैल 96 में हमारा जो बेस था वो 5759 था। इसका 8.33% हमें 480 रुपए जमा करना चाहिए था, लेकिन हमने 417 रुपए जमा किया। तो इन दोनों का डिफरेंस हो गया 63। हम और आगे देख लेते हैं। मान लीजिए हम नवंबर 96 में देखते हैं तो नवंबर 96 में हमारा जो बेस था वो 6109 था और इसका 509 रुपये हमें जमा करने चाहिए थे, लेकिन हमने जमा किए 417। तो इसका डिफरेंस आया 92 रुपीस। आपको याद होगा कि हमारा 1/1/97 से वेज रिवीजन लागू हो गया था। उस समय 5-5 साल का वेज होता था। 97 में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि 97 से 10 साल का वेज स्टार्ट हुआ था। तो 97 में जब हमारा वेज हुआ था तो हमारी बेसिक अचानक बढ़ी थी। तो हमारा जो टोटल वेज था वो 8000 रुपये था और हमें 666 रुपये जमा करने चाहिए थे, लेकिन हमने 417 रुपये जमा किए, यानी 249 रुपीज कम जमा किए। इसी तरह हम हर महीने का कैलकुलेट कर लेंगे कि हर महीने हमने 8.3% एक्चुअल बेसिक में और डिक्लेयर्ड स्टैंडर्ड वेज में कितना डिफरेंस हमने जमा किया है। जैसे हम जुलाई 98 का ये देखें तो जुलाई 98 में हमारी बेसिक यानी 9426 थी, हमें 791 रुपीज जमा करने चाहिए थे, लेकिन हमने 417 जमा किए। तो 374 रुपये हमें जमा करना चाहिए थे। और आगे आ जाएं और आगे हम वहाँ आ जाते हैं जहाँ पे बेसिक चेंज हुई है। ये जून 2001 में हमारी जो स्टैंडर्ड वेज था उसको 6500 कर दिया गया था। तो यहाँ हमारी जो वेज हुआ वो 12189 हुआ और हमें 1015 रुपये जमा करने चाहिए थे, लेकिन यहाँ वेज हुआ था, रिवाइज हुआ था 6500 रुपये में 474 रुपये हमने कम जमा किए थे, क्योंकि हमने 541 रुपये ही जमा किए थे। तो इस तरह हम हर महीने का, और आप देखेंगे यदि हम चलिए कोई भी डेट देख लेते हैं, मई 2003 में हमारा जो टोटल वेज था वो 14,379 रुपीज़ था। तो 14,379 का हमें 8.33% 1198 जमा करना चाहिए था, लेकिन हमने जमा किया 541। इसका डिफरेंस आ गया 657। इसी तरह हम
हर महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते चले आए, हर महीने का डिफरेंस कैलकुलेट करते चले आएंगे आपके रिटायरमेंट की डेट तक। ये हर महीने का हमने कैलकुलेट किया हुआ है। जैसे अप्रैल 2005 में हम देखें तो 15,876 रुपये था हमारा वेज, और हमने जमा किया 541 रुपये, और जबकि हमें जमा करने चाहिए थे 1322 रुपये। तो इस तरह ये हमने जो डिफरेंस है वो 781 रुपये करना चाहिए था। अब हम और देखें, हर महीने एक एक साल हम अप्रैल का देख लेते हैं, फिर अप्रैल 2006 का देखते हैं, तो ये आता है हमारी थी 17,002 वेज, और हमने जमा करना चाहिए था 1416 रुपये, और 541 हमने जमा किया। तो इस तरह 875 रुपये कम जमा किए। और हम देखें, चलो अप्रैल 9 देख लेते हैं। अप्रैल 9 ये समझने के उद्देश्य से मैं बता रहा हूं कि आपको एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जब आपका खुद का भी कैलकुलेट करें या एक अंदाजा लगाएं तो वो इस तरह अंदाजा लगाना पड़ेगा आपको। अप्रैल 9 में आपको याद होगा कि वेज रिवीजन हो चुका था, इसलिए यहाँ जो डिफरेंस था वो एकदम डिफरेंस बड़ा है। यहाँ हमें 2710 रुपये जमा करने चाहिए थे, लेकिन हमने जमा किए 6,500 पे 541 रुपये, यानी 2169 रुपये 2169 रुपीज हमने कम जमा किए। अब हम और आ जाते हैं आगे, चलिए यहाँ लेते हैं नवंबर 2011 में हमारा जो वेज था वो था 46,193 रुपये, और हमें जमा करने चाहिए थे 3848 रुपये। जो जमा किए हैं वो 541 रुपये जमा किए हैं, तो इस तरह हमने 3307 रुपये कम जमा किए हैं। अब हम आ जाते हैं उस डेट को जिस डेट को ये फिगर चेंज हुई थी, अगस्त 2014। 31 अगस्त 2014 तक का जो वेज था वो हमारा था 63,492, लेकिन जो स्टैंडर्ड वेज था वो 6500 रुपये था, और हमने 541 रुपये जमा किए थे। यहाँ 4,748 रुपये हमने कम जमा किए। इसी तरह आप देखेंगे यहीं 1 सितंबर से वेज चेंज हो गया था, इसीलिए मैंने इसको रेड किया हुआ है। यहाँ से वेज चेंज हुआ 15,000 हो गया था, और जबकि हमें जमा करना चाहिए था 5,289, और हमने जमा किया 1,250 रुपये। तो इस तरह यहाँ भी हमने 4,039 रुपये कम जमा किया है। ठीक है सर। इसी तरह हम यदि और आगे आ जाएं, और मान लीजिए ये अभी हम सितंबर 2018 का एग्जाम्पल ले रहे हैं कि इस बार हमारा जो एग्जाम्पल है वो सितंबर 2018 में यदि हमारा आदमी रिटायर हुआ है, तो उस समय उसका मान लीजिए यहाँ वेज 96,804 रुपये है, और 8,604 रुपये हमें जमा करने चाहिए थे, लेकिन 1,250 हमने ओनली जमा किए हैं, तो यहाँ डिफरेंस 6,814 रुपये आ जाएगा। इसी तरह हम हर महीने का कैलकुलेट करते चले जाएंगे तब तक जब तक हमारा जो एग्जाम्पल है, या हमने जब तक कैलकुलेशन की है, हमने कैलकुलेशन की है जून 2023 तक के लिए। जून 2023 तक के लिए जो कैलकुलेशन की है उसमें मेरा मानना यह है कि 3 मई 2023 ईपीएफओ ने लास्ट डेट फिक्स की है, फिर उनको कैलकुलेशन वगैरह करने में टाइम लग जाएगा। मई और जून का टाइम उनको उन्हें सब कुछ फाइनल कर देना चाहिए, और 1 जुलाई से हमारी न्यू पेंशन मिलना शुरू हो जाना चाहिए, यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। देखिए पॉजिटिव, और हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, हमें उम्मीद करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है और तो ये लागू होगा ही होगा, और यदि नहीं लागू होता है तब एक डिफरेंट चीज़ हुई, लेकिन अभी तो हमें पॉजिटिव रहना है और हमें उम्मीद करना है कि ये चीज़ें हो जाएंगी। यदि 2023 में देखें तो इन व्यक्ति का वेज 1,54,818 है, और इन्होंने जमा किया 15,000 पे 1,250 रुपये, जबकि इनको जमा करना चाहिए था 12,896 रुपये इन्हें जमा करने चाहिए थे, लेकिन इन्होंने 11,646 रुपये कम जमा किए। इस तरह आप देखेंगे कि हमने ये मंथली कैलकुलेशन निकाल ली, ये मंथली डिफरेंस हमने निकाल लिया। अब मंथली डिफरेंस पर जो हमने निकाला उस पर हमें ब्याज देना पड़ेगा शुरू से ही, लेकिन ब्याज कैसे लगेगा? ये जैसे हम स्टैटिस्टिक्स में इसको कम्युलेट करते हैं, या तो टोटल जोड़ लीजिए, लास्ट में जाके वही हो जाएगा, लेकिन पर मंथ हमें जो बैलेंस निकालना पड़ेगा वो इसको कम्युलेट करते चले जाएंगे हम। जैसे नवंबर 95 का जो हमारा बेस था वो 2 रुपये का मंथ बैलेंस हुआ, अगले महीने अक्टूबर में अगले जो 45 रुपये अगले महीने का हुआ वो 2 रुपये उसमें जुड़ जाएंगे, और इस तरह 47 रुपये हो जाएगा, और इसी तरह वो अगले महीने इसमें जुड़ जाएंगे और वो
159 रुपीज़ हो जाएगा, ये 67 रुपीज़ जुड़ जाएंगे इसमें, फिर 159 में 67 रुपीज़ जुड़ जाएंगे और ये 226 हो जाएगा। इस तरह पिछले महीने का जो बैलेंस है, पिछले महीने का बैलेंस फिर अगले महीने की कटिंग के बारे में मैं बता दूं, जो मार्च की कटिंग होती है वो अप्रैल में जमा होती है और अप्रैल की जो मंथ में मई में जमा होती है, इसलिए ये उसी प्रकार से ली गई हैं, इसी प्रकार से इनका जो डिफरेंस है वो इसी प्रकार से लिया गया है। और फिर हमें इस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जब हम इस पे इंटरेस्ट देंगे तो पहले महीने, इसीलिए हमने ये लिया है कि पहले महीने कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। जब भी कोई भी अमाउंट आपका होता है, जैसे अप्रैल का जो कटिंग है, तो इस तरह पहले महीने जो पैसा जमा होता है उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। जो मार्च की कटिंग है उसमें अप्रैल में इंटरेस्ट मिलेगा और जो अप्रैल की कटिंग है उसमें मई में इंटरेस्ट मिलेगा। इसीलिए हमने ये दिखाया है कि पहले महीने कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। अगले महीने जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 47 रुपये वो मिलेगा, क्योंकि ये कम्युनिटी अमाउंट पे मंथ बैलेंस पे जोड़ेगा। वो भी जब हम उसे राउंड ऑफ करेंगे उस समय देखिए 12% इंटरेस्ट था। 12% इंटरेस्ट को जब आप सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और उसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये जीरो आएगा। इस तरह 92 रुपीज़ पे जब सिंपल 12% है, 100 रुपीज़ मान लीजिए तो 1 रुपये होता है, तो ये चूंकि 92 है, मतलब 50 पैसे से ज़्यादा है, तो इसलिए ये 1 रुपये राउंड ऑफ में हो जाएगा। 159 रुपीज़ पे 2 रुपये होगा और 226 पे भी 2 रुपये होगा, जबकि ये 2 रुपये 26 पैसे समथिंग आना चाहिए, क्योंकि 12% है और 12 महीने के हिसाब से मतलब वो सीधा 100 रुपये पे 1 रुपये आता है। तो इस तरह, लेकिन इसमें सिस्टम क्या है, ईपीएफओ का सिस्टम ये है कि ये 12 महीने जो पिछले 4-5 महीने का जो इंटरेस्ट होगा वो अब मार्च एंड में का क्लोजिंग बैलेंस होगा और अप्रैल की स्टार्टिंग होगा। अप्रैल की स्टार्टिंग होगा तो अप्रैल का जो स्टार्टिंग है वो ये हमने इसमें जोड़ दिया, यानी इस अप्रैल की स्टार्टिंग में मार्च की कटिंग भी है और पूरा अमाउंट भी है इंटरेस्ट का। इसी तरह हम हर अप्रैल का देखेंगे तो ये अप्रैल है और इस अप्रैल में ये पूरा 12 महीने का इंटरेस्ट जुड़ जाएगा प्लस मंथ एंड का बैलेंस ये आ ही रहा है। तो इस तरह हमारा वो अप्रैल में अकोमुलेट हो जाएगा, यानी मार्च एंड में एक्चुअली अकोमुलेट होता है, लेकिन हम मार्च एंड में ना दिखा के मैंने इसे अप्रैल स्टार्टिंग में दिखाया है। यानी अप्रैल का जो अमाउंट होगा, यहाँ वाला अमाउंट प्लस ये वाला अमाउंट, अप्रैल का जो अमाउंट होगा उस पर ये इंटरेस्ट मिलके 2002 रुपये हो जाएगा। इसी तरह हम हर अप्रैल में निकाल लेंगे कि हर अप्रैल में, अप्रैल 98-99 में फिर ये 12 महीने का इंटरेस्ट यहाँ जुड़ जाएगा। यहाँ ये तो जुड़ेगा प्लस ये जो डिफरेंस आ रहा है हर महीने का डिफरेंस, वो भी हर महीने कम्युलेट होता चला जाएगा। ये देखिए इसमें कम्युलेट होता चला गया है। यदि आप किसी भी महीने की फिगर देखेंगे तो वो ऐसे आई है जैसे 3780 रुपये। मान लीजिए मैं ये एक एग्जाम्पल ले देता हूँ। ये एग्जाम्पल है आपका नवंबर 97 का, नवंबर 97, यस नवंबर 97 का। तो ये फिगर 3780 कहाँ से आई? ये पिछले महीने का बैलेंस प्लस 219 रुपये इज इक्वल टू दिस। ये इस तरह हमारा ये अमाउंट आता है। तो पिछले महीने के में ये कटिंग जोड़ देंगे हम, तो ये हमारा अमाउंट आ जाएगा। इसी तरह हम इसे जोड़ते चले जाएंगे हर महीने। ये हमारा हर महीने मतलब हर साल अप्रैल में ये पूरा का पूरा अमाउंट जुड़ जाएगा और उस साल का जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो अकॉर्डिंगली जिस जो भी इंटरेस्ट ईपीएफओ ने डिक्लेयर किया है उस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही होगा, उसी का अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट हुआ है और उसी अकॉर्डिंग कैलकुलेशन जोड़ दिया गया है। इसी तरह हम अप्रैल 2001-2002 में देखेंगे, वहाँ इंटरेस्ट 95 आ गया था, तो यहाँ से आगे 9.5% इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन यहाँ जो इंटरेस्ट है वो ये 12 महीने का जुड़ा हुआ है। यदि और देखते हैं तो एवरी ईयर, इसको कैलकुलेट करने का उद्देश्य यही है कि हम एग्जैक्ट अमाउंट एवरी ईयर निकाल सकें। तो इस तरह हम निकालते हुए अब हम सीधे आ जाते हैं जहां पे हमारा व्यक्ति रिटायर हो रहा है। हमने जो अभी इस सीरीज में मैंने एग्जाम्पल लिए हैं वो लिए हैं। सबसे पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 में हमने 200 जो यदि कोई व्यक्ति सितंबर 2014 में रिटायर हुआ उसके लिए फिगर ली थी और उसके लिए ये फिगर थी। फिर हमने
सितंबर 15 में यदि कोई व्यक्ति रिटायर हुआ है तो उसके लिए ये फिगर थी। सितंबर 2018 में देखिए वेज है 804 का 8.33 हुआ 8,064 रुपए, लेकिन हमने जमा कितना किया 1,250 रुपए। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें जमा करना पड़ेगा 6,814 रुपए। 6,814 पे जब हम जमा करेंगे और फिर उस पे 12 महीने का इंटरेस्ट, ये इसी तरह एक्युमुलेट होता चला आ रहा है, ये हर महीने का स्टेटिस्टिक्स के मेथड की तरह ये जो है एक्युमुलेट होता चला आ रहा है। ये हमने पूरा एक्युमुलेट किया 10,57,092 रुपए ये सितंबर 2018 में टोटल एक्युमुलेटेड अमाउंट हो जाता है। लेकिन हमने अप्रैल तक का इंटरेस्ट इसमें शामिल किया हुआ है, मार्च तक का इंटरेस्ट हमने मार्च तक का इंटरेस्ट इसमें शामिल किया हुआ है, अप्रैल का इंटरेस्ट इसमें शामिल नहीं है। तो हमें अप्रैल से लेके और सितंबर तक का इंटरेस्ट यानी यहां तक का इंटरेस्ट, अप्रैल से लेके यहां से लेके, और ये इन कितने महीने होते हैं देखिए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, पूरे के पूरे 6 महीने होते हैं। तो 6 महीने का इंटरेस्ट इसमें हमें, ये 6 महीने का इंटरेस्ट हमें जोड़ना पड़ेगा। तो जब हम इसमें जोड़ेंगे तो ये फिगर आ जाती है 11,02,077 रुपए। अब 11,02,077 रुपए ये हमारा डिपॉजिट अमाउंट हुआ। लेकिन हम यहां पे एवरेज बेसिक कैसे निकालेंगे? ये हमारी लास्ट की बेसिक है, लास्ट मंथ की बेसिक है 96,804 रुपए। इससे पिछले 60 महीने, इससे पिछले 60 मंथ की सैलरी का एवरेज जब आप निकालेंगे, पूरे 60 मंथ की एवरेज, तो वो एवरेज हमें पेंशन कैलकुलेशन में चाहिए एज पर पॉलिसी। तो ये पॉलिसी, ये एवरेज बेसिक ही वहां पे हमारे एग्जाम्पल में ली गई है, जबकि यहां पे 96,804 बेसिक है और हमें 60 का बेसिक निकालेंगे तो ये हमारी बेसिक आ जाएगी। जब हमारी ये दोनों फिगर आ जाएंगी तो मैं यही बताने का प्रयास कर रहा हूं कि ये फिगर हमारी कहां से आई। तो ये फिगर हमारी यहां से आई है और हमने यहां से ये फिगर 2018 के एग्जाम्पल के लिए ली है। हमारा कोई व्यक्ति 2019 में रिटायर हो रहा है तो 2019 में बेसिक ये हुई हमारी एवरेज वेज हुआ 1,07,981 रुपए। 1,07,981 रुपए को फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसका 8.33% हमें 8,994 रुपए जमा करना चाहिए था, लेकिन हमने जमा किया 1,250 रुपए। तो इस तरह 7,744 रुपए हमने इस महीने कम जमा किए। फिर वही ये जो है इसमें जुड़ते चला जाएगा और 12 महीने का इंटरेस्ट हम इसमें, अप्रैल तक का जो अमाउंट है हमारा वो है 1,20,063 रुपए। फिर इसमें यहां तक का इंटरेस्ट ये सब शामिल है, अप्रैल से लेके नेक्स्ट अप्रैल तक का इंटरेस्ट शामिल है। लेकिन यहां जो फिगर आएगी हमारी सितंबर 2019 में वो आ रही है 12,38,399 रुपए। और इसमें हम यदि पिछले 6 महीने का यानी अप्रैल से लेकर सितंबर तक का इंटरेस्ट जोड़ देंगे तो ये फिगर आती है 12,90,211 रुपए। 12,90,211 ये वो फिगर है जो हमें आज के एग्जाम्पल में हमने ली है और जिसका जो व्यक्ति हमारा सितंबर 2019 में रिटायर हो रहा है। इसकी एवरेज कैसे निकालेंगे? एवरेज हम यहां से वही पिछले 60 महीने की हम बेसिक एवरेज निकाल लेंगे। यहां से ये वाला लास्ट मंथ की बेसिक, हमारी लास्ट मंथ का वेज हमारा 1,07,991 रुपए है और पिछले 60 महीने का हम जो है यहां पे एवरेज निकाल लेंगे, AVG एवरेज निकाल लेंगे। और इसका जो एवरेज आएगा वो एवरेज बेसिक एंड 12,90,000, ये हमारी वो दो फिगर हैं जो हमें 2019 के एग्जाम्पल में हमें लेनी है या हमने ली है, जिसका वीडियो हम बना चुके हैं। अब हम चलते हैं, यदि कोई व्यक्ति
सितंबर में रिटायर हो रहा है। 2000 सितंबर 2000 कितना आ रहा है भाई, सितंबर 20 में रिटायर हो रहा है, 2000 में नहीं, 2020 ही बोलेंगे, 2020 में सितंबर में रिटायर हो रहा है। तो उसकी एवरेज बेसिक हम कैसे निकालेंगे? यहाँ है इनकी बेसिक 1,20,673 रुपए, 1,20,673 रुपए का फिर पिछले 60 महीने का एवरेज हम निकाल लेंगे, और पिछले 60 महीने का जो एवरेज आएगा वो हमारा जो व्यक्ति 2020 में रिटायर होगा उनके लिए वो एवरेज बेसिक होगी। अब हम यहाँ देखते हैं कि देखिए हमें 1,20,676 पे 8.33% 10,052 रुपये जमा करने चाहिए थे, लेकिन हमने 1,250 रुपये जमा किए, तो 8,802 रुपये का डिफरेंस आता है जो हमने जमा नहीं किया है, जो हमें जमा करना है। इसी तरह हम देखेंगे कि अप्रैल 20 में जो हमारा अमाउंट था वो 14,01,615 रुपये था, और उसमें पिछले 12 महीने का इंटरेस्ट शामिल था। हमारा जो सितंबर 2020 में अमाउंट होता है वो 14,44,796 रुपये होता है, लेकिन इसमें वही 6 महीने का इंटरेस्ट शामिल नहीं है, और हम 6 महीने का इंटरेस्ट इसमें ऐड कर देंगे। तो जब ऐड कर देंगे तो ये फिगर आ जाएगी हमारी 15,05,277 रुपये। तो यदि कोई व्यक्ति सितंबर 2021 में रिटायर हो रहा है तो उसका जो अमाउंट होगा जमा करने वाला वो 15,05,277 रुपये होगा, और हम उसको उसकी एवरेज बेसिक, चूंकि इनकी लास्ट बेसिक 1,20,673 है, इसलिए इसकी एवरेज बेसिक पिछले 60 महीनों की निकाल लेंगे, और ये दोनों फिगर हमारी इस एग्जाम्पल में काम आएंगी एक्चुअल अमाउंट निकालने में। अब यदि कोई व्यक्ति सितंबर 2021 में हमारा रिटायर हो रहा है तो हम देखेंगे कि इनकी लास्ट बेसिक 1,30,910 रुपये है, लास्ट वेज 1,30,910 रुपये है। तो हम यहाँ एवरेज बेसिक निकाल लेंगे पिछले 60 महीने की, पिछले 60 महीने की एवरेज बेसिक जो निकाल लेंगे, और तो ये बेसिक हमें आगे काम आ जाएगी। और हम 10,905 रुपये हमें जमा करने चाहिए थे, लेकिन हमने 1,250 जमा किए, तो 9,655 रुपये हमने कम जमा किए। और इस तरह इनका जो अमाउंट है, जिस अमाउंट को इनको जमा करना है, 16,81,326 रुपये। लेकिन इस 16,81,326 रुपये में पिछले 6 महीने का इंटरेस्ट शामिल नहीं है। तो जब हम उस इंटरेस्ट को जोड़ देंगे तो जमा करने वाला अमाउंट हुआ हमारा 17,48,445 रुपये। तो ये अमाउंट हमें जमा करना पड़ेगा, इसको हम आगे चलिए देखते हैं। अब यदि कोई व्यक्ति 2022 में रिटायर हो रहा है, सितंबर 22 में, तो सितंबर 22 के लिए हम देखेंगे कि इनका जो वेज है 1,43,272 रुपये है। तो एवरेज बेसिक निकालने के लिए हम वही काम करेंगे कि पिछले 60 मंथ की हम जो है एवरेज बेसिक निकाल लेंगे, पिछले 60 मंथ की एवरेज बेसिक निकाल लेंगे, और हमें जो डिफरेंस अमाउंट जमा करना पड़ेगा वो है 10,665 रुपये, 10,685 रुपये, और हमें जो अमाउंट जमा करना पड़ेगा वो 19,42,226 रुपये होगा। लेकिन इसमें 6 महीने का वही इंटरेस्ट शामिल नहीं है। यदि हम उस इंटरेस्ट को जोड़ देंगे 6 महीने के इंटरेस्ट को, तो हमारा आ जाएगा 20,19,809 रुपये। ये अमाउंट हमारा आ जाएगा, और ये हमें जमा करना पड़ेगा। अब हम ये अमाउंट तो उस दिन जमा करना पड़ेगा जिस दिन आप रिटायर हो रहे होंगे। उसके बाद इस पे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, और इस पेंशन पे आपको कितना इंटरेस्ट ईपीएफओ से मिलना चाहिए वो कैलकुलेट करना है। इसलिए हम ये एग्जाम्पल लेते हैं, आइए देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपका जून 2023 में रिटायर हो रहा है, जो कि हमने अपना एग्जाम्पल लिया है, और इस एग्जाम्पल में ये लास्ट डेट है, मैं ये मान के चलता हूं कि 30 जून तक सारा हिसाब किताब हो जाना चाहिए। देखिए कहीं कट ऑफ डेट मान के आपको कोई एग्जाम्पल लेना पड़ता है। यदि आप कोई एग्जाम्पल लेंगे तो आप ये एग्जाम्पल हमने 30 जून
2023 को कट ऑफ डेट मान के लिया है, तो 30 जून 2023 को इन व्यक्ति की बेसिक होगी 1,54,818 वेज होगा। तो इनको एवरेज वे 60 महीने का हम एवरेज निकाल लेंगे तो इनकी जो एवरेज बेसिक आती है वो 1,25,387 रुपये आती है। और इनको जो पैसा जमा करना पड़ेगा वो देखिए डिफरेंस इनका आता है 11,646 रुपये। इस तरह ये 11,646 रुपये इन्हें जमा करने पड़ेंगे। और यदि इनको 30 जून तक ही हम मान लेते हैं, 30 जून तक सब कुछ फाइनल हो रहा है, तो 22,46,445 रुपये इन्हें जमा करने पड़ेंगे। लेकिन इस 22 लाख में इंटरेस्ट शामिल नहीं है। हाँ यस, इसमें इंटरेस्ट शामिल है, क्योंकि हम यहाँ ये है 22,02,089 है, ये फिगर 445 रुपये जमा करने पड़ेंगे। और अब हम देखते हैं कि इन व्यक्ति को पेंशन कितनी मिलेगी। इस एग्जाम्पल को भी हम देख लेते हैं। ये हमारा आज के वीडियो का, इस वीडियो सीरीज का लास्ट एग्जाम्पल है। यदि आप लोग कहेंगे तो मैं इस सीरीज पे यदि किसी की डिमांड होगी तो उस प्रकार से वीडियो और बना दूंगा, मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। तो चलिए हम अगला इसका वीडियो देखते हैं, इसका एग्जाम्पल अगला देखते हैं। अब हम दूसरी सीट में चलते हैं। चलिए हम वापस अपनी एग्जाम्पल पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या स्थिति है। समझ ही गए होंगे कि 1,25,387 रुपये कहां से आए। ये यदि किसी व्यक्ति की एवरेज सैलरी है। तो ऐसे मेरे पास काफी लोग लिखने वाले हैं कि उनकी एवरेज सैलरी 1,14,000 है, 1,20,000 है, 25,000 है। तो आप इससे देखिए अंदाजा लगा सकते हैं। आपका ये पॉसिबल नहीं है कि एक एक व्यक्ति की कैलकुलेट करके दी जाए। हम अपना लगभग अंदाजा लगा सकते हैं। तो हम चलते हैं आज की टोटल कैलकुलेशन की तरफ। ये हमने पुराने एफपीएस की जो पेंशन है, जैसा कि मैंने बताया कि हमारी फैक्टर ईपीएस स्कीम में ही एक टेबल बी दी हुई है। टेबल बी में यदि किसी व्यक्ति की 28 साल सर्विस हो गई है तो लेस देन 28 ईयर्स के लिए जो फैक्टर दिया हुआ है 8.301 है। और यदि किसी की 11 साल से कम सर्विस है तो उसके लिए जो एफपीएस का कंपनसेशन है वो है 85 रुपीज। यानी एफपीएस जो कि हमारी पेंशन का एक पार्ट है वो निकल जाता है, तो वो 705 रुपये हमें मिलेगा। अब हम नई बेसिक के हिसाब से अपनी पेंशन कैलकुलेट करते हैं। ईपीएस की जो पेंशन है वो एवरेज सैलरी इनटू सर्विस, और सर्विस में आपकी जितनी भी सर्विस हुई है उसमें यदि आपकी 20 साल से ज्यादा सर्विस शामिल है तो उसमें 2 साल का बोनस आपको मिलेगा। 28 साल सर्विस है तो 2 साल का बोनस मिलेगा, यानी 30 साल। इंटू 30 डिवाइडेड बाई 70। जब आप ये करेंगे तो आपकी जो पेंशन आएगी वो आएगी 53,737। और यदि हम इसको टोटल करेंगे तो ये आएगी 54,442.87। इसको राउंड ऑफ कर लेंगे, 443 कह सकते हैं। तो 54,443 ये हमारी फाइनल पेंशन आएगी। इसमें से हमारा 11,40,499 मूल अमाउंट है, ओरिजिनल अमाउंट है, और जो इंटरेस्ट डिपॉजिट करना पड़ रहा है, इंटरेस्ट टू बी डिपॉजिटेड, वो 11,06,259 रुपीज है। ठीक है, अब देखते हैं हमारी पुरानी पेंशन कहां से आई है। जो हमारी पुरानी पेंशन बनती है, यहां हम सबसे ज्यादा गलती करते हैं। एक्चुअली ये पेंशन हमारी 4 पार्ट में बनती है, ABCD, ये पूरा 4 पार्ट में बनती है। इसीलिए कुछ लोगों की पेंशन जो है वो ईपीएफओ की जो पेंशन है उससे मैच नहीं करती। वो कैसे, मैं बताता हूं आपको कि 31/8/2014 से पहले जो हमारी बेसिक थी वो 6500 रुपये स्टैंडर्ड बेसिक, स्टैंडर्ड सैलरी या स्टैंडर्ड वेज। स्टैंडर्ड वेज 31/8/2014 के बाद में 15,000 रुपये था। तो ये किस तरह कैलकुलेट करते हैं कि 31/8/2014 तक आपने 16 नवंबर 95 से लेके कितने दिन सर्विस की है। वो हमने की है 6863 डेज। हमने जो सर्विस की है वो 3224 दिन की है। ये 3224 दिन की है। पुरानी पेंशन हमने अभी कैलकुलेट की ही 705 रुपए। नई पेंशन का बी पार्ट है। अब पुरानी पेंशन का ए पार्ट हमारा हो गया, अभी पार्ट। दूसरा पार्ट हम निकालेंगे पेंशन बिफोर 31/8/2014।
डिवाइडेड बाय 365, तो ये ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू एवरेज सैलरी जो है वो 6500 है, डिवाइडेड बाय 70। तो जब आप ये करेंगे तो ये आपकी पेंशन आ जाएगी। इसी तरह हम दूसरे पार्ट की पेंशन निकालेंगे, यानी सी पार्ट की पेंशन निकालेंगे 1/9/2014 के बाद। ये पेंशन भी ऐसे ही निकालेंगे। 3224 दिन हमने यहां सर्विस की है, तो 3224 डिवाइडेड बाय 365 इंटू 15,000 उस समय का जो स्टैंडर्ड वेज था, डिवाइडेड बाय 70। तो इस तरह ये पेंशन आती है 1892 रुपये 76 पैसे। और बोनस पार्ट, जो 2 साल का बोनस दिया जाता है, पुरानी से मतलब अनरिवाइज्ड पेंशन में जो कैलकुलेट किया गया है, ये 20 साल से ज्यादा का बोनस, वो इस तरह कैलकुलेट किया गया है कि इन्होंने माना है कि 6500 एवरेज, 6500 बेसिक माना है, स्टैंडर्ड वेज माना है, तो 6500 को 2 साल में हम के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। ये भी कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हमें 2 साल में 730 दिन होते हैं, 730 डिवाइडेड बाय 365 इनटू 70, तो ये 185.7 बनाता है। हम देखेंगे तो हमारी पेंशन आती है 4530 रुपए पुरानी पेंशन। जिन लोगों को अभी पेंशन मिल रही है वो एक अंदाजा लगा सकते हैं, जिनकी अभी स्टार्ट हुई है, मतलब 23 में ही हो सकता है, जनवरी में या फरवरी में किसी की स्टार्ट हुई हो, तो वो अंदाजा लगा सकते हैं। और 49,912 रुपीस। हालांकि इफेक्टिव पेंशन का यहां कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहां की मतलब क्यों नहीं है, क्योंकि ये हम 30 जून तक के डाटा कैलकुलेट कर रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति 30 जून में रिटायर होगा, ध्यान रखिए वो व्यक्ति अभी रिटायर नहीं हुआ है जिसका ये एग्जाम्पल है, वो 30 जून को रिटायर होगा, यानी उसको कोई भी इंटरेस्ट आगे नहीं देना पड़ेगा, 30 जून तक का ही देना पड़ेगा। तो इस तरह उसका ये इंटरेस्ट हमने डिपॉजिट कर देंगे। लेकिन ये निकालना इसलिए जरूरी है, इफेक्टिव पेंशन निकालना इसलिए जरूरी है कि हम पुराने और नए में कंपैरिजन कर रहे हैं, और हम ये भी कर रहे हैं साथ साथ में कि यदि जून में जमा करते हैं तो ब्रेक इवन क्या होगा, यानी ये जो हमने एक्स्ट्रा पैसा जमा किया है ये कितने दिन में रिकवर हो जाएगा। तो यदि हम 22,40,458 रुपए को 49,912.83 इससे 84 इससे मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी डिवाइड कर दें, तो डिवाइड करने के बाद में 45 मंथ्स आते हैं, यानी 45 मंथ्स में जमा करेगा उसकी रिकवरी हो जाती है। उस कंडीशन में यदि 45 महीने में रिकवरी हो जाती है तो 12 या 36, आप लगभग 4 साल ले सकते हैं, 3.25 साल ले सकते हैं। तो 3.25 साल में हमारा अमाउंट पूरा का पूरा बढ़ी हुई पेंशन से वापस मिल जाएगा हमें। और जैसा कि इंश्योरेंस रूल कहते हैं कि 3% इंसिडेंटली हमारे लोग डेथ हो जाती है या एक्सपायर हो जाते हैं, तो यदि ऐसी कंडीशन भी किसी के साथ आती है कि कोई व्यक्ति हमारे डेथ को प्राप्त हो जाते हैं, तब भी उस कंडीशन में क्या होगा कि चूंकि पेंशन हमारी 58 में लग रही है, मान लीजिए कोई व्यक्ति 2 साल या 3 साल बाद एक्सपायर हो जाते हैं, तो उनके जो सर्वाइवल होंगे, सर्वाइवल मीन्स केवल वाइफ, उनके स्पाउस को ही मिलेगी, बच्चों को नहीं मिलेगी, तो 50% उनको मिलेगा। मान लीजिए आप 3 साल का आनंद ले लिया और यदि उसके बाद किसी वजह से किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो आपकी जो वाइफ होंगी उनको आधी पेंशन मिलेगी, यानी आधी पेंशन मतलब दुगना। मान लीजिए आपने 3 साल आप सरवाइव करते हैं तो 36 महीने तक आपने पेंशन ले ली और आपकी रिकवरी होना थी 45 महीने में, तो 9 महीने और हाँ 4 5 45 9 महीने, तो 9 महीने आपकी जो वाइफ हैं उनको पेंशन मिलेगी, लेकिन उनको यदि 18 महीने पेंशन मिलती है क्योंकि वो आधी हो जाएगी, तो उनको यदि 18 महीने पेंशन मिलती है तो ये है। उसके बाद आपको वाइफ को 18 महीने बाद जितनी भी पेंशन मिलेगी
वो आपकी पेंशन होगी, वो आपका एक रिटर्न अलग से होता रहेगा। तो इस तरह हमारी जो आदमी 30 जून को रिटायर हो रहा है, उस तरह उनका अमाउंट जो है 45 महीने में टोटल रिकवर हो जाएगा। तो यही था हमारा आज का एग्जाम्पल, जिसको लेके मैं एक फ्यूचर डेट की भी ये बताना चाहता था आपको कि उनको कितना उनको कितनी पेंशन मिलेगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यदि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप, ये मेरी वाइफ का चैनल है, वाइफ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं तो उनके बुलावे पे ये एक्सप्लेन करता रहता हूँ। तो मैं जैसे भी होगा, यदि आप डिमांड करेंगे तो हम आपके लिए और भी वीडियो लेके आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं इसमें सुधार कर सकूं। उम्मीद करती हूं कि एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं।